वेलकम टू इलेक्ट्रिकल जेई एजुकेशन। आज हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक सर्किट जो एसएससी जेई में आते हैं, ठीक है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर मैं मैग्नेटिक सर्किट की बात करूं तो उसमें ये सारे टॉपिक कवर किए जाते हैं, और अगर मैं इसके क्वेश्चंस का वेटेज करूं तो वेटेज आप देख सकते हैं पावर सिस्टम से थोड़ा सा कम ही पूछा जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्कोर करने के लिए। चलिए इसके प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को देखते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और उसका ट्रिक भी देखते हैं सॉल्व करने का। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, टू कॉइल हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस 12 Henry and 2 Henry respectively are magnetically coupled and mutual inductance between them is 3 Henry. Find value of coefficient of coupling. अब हमें पता है जो coefficient of coupling होता है, ठीक है, जिसे कि हम K से डिनोट करते हैं, K इक्वल टू होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस अपॉन अंडर रूट L1 इंटू L2। हमारे पास M की वैल्यू दी हुई है 3 Henry, L1 L2 की वैल्यू दी हुई है 18 इंटू 2, इसके अंडर रूट अगर हम करते हैं तो ये हो जाता है 3 अपॉन 18 इंटू 2 36, तो 6, तो हमारा आंसर आ जाता है 0.5 हेनरी। ऐसे इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, द रेशियो ऑफ फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस्ड इन मटेरियल टू द फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस्ड इन वैक्यूम बाय सेम मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज नोन एज। अब हमारे पास दो मटेरियल है, एक हमारे पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल ले लिया है और एक हमने वैक्यूम लिया है। अगर मैं यहाँ पे H एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देता हूं तो मैग्नेटिक मटेरियल पे Bm मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट होती है, और अगर मैं सेम H वैक्यूम पे दूं तो यहाँ पे B0 जनरेट होती है। अब क्या होता है, यहाँ पे जो Bm जनरेट हुआ और नीचे में जो B0 जनरेट हो रहा है, ठीक है, इसका जो रेशियो है उसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, आई होप ये चीजें क्लियर है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन टाइप का क्वेश्चन है, तो डेफिनेशन जो है डायरेक्ट पूछ लिया गया है। ठीक है, रेशियो ऑफ फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस टू द मटेरियल टू द वैक्यूम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, डैश इन ए मैग्नेटिक सर्किट इज एनालॉगस टू रेजिस्टिविटी इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। यहाँ पे एनालॉजी पे क्वेश्चन पूछा गया है। जो रेजिस्टिविटी होती है, इसका जो एनालॉगस होता है वो होता है रिलेक्टिविटी। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास ऑप्शन है, वो भी देख लेते हैं। दूसरा हमारे पास परमिएबिलिटी। ये जो होता है ये होता है कंडक्टिविटी के। ठीक है, फील्ड इंटेंसिटी तो वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहता है और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी भी रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है, ए रेक्टेंगुलर आयरन कोर हैज 3 कॉइल एज शोन इन गिवन फिगर। द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल Na, Nb, Nc इज गिवन एंड रिस्पेक्टिव करंट इज ऑल्सो गिवन। फाइंड द टोटल मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो हमें यहाँ पे MMF निकालना है। MMF इक्वल टू क्या होता है, Ni। तो टोटल MMF क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल 3 MMF। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऊपर से जा रही है, यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन ऊपर से जा रही है, तो इसे मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, इसे भी मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, और अगर यहाँ से बात करूँ तो ये नीचे से जा रही है, तो ये नेगेटिव हो गया। तो IA की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, IA, IB और IC। IA की वैल्यू हमारे पास 1.5 दी हुई है, IB की वैल्यू 4 दी हुई है, और IC की वैल्यू हमारे पास 3 दी हुई है। अगर मैं बात करूँ इसके रिस्पेक्ट में टर्न्स हमारे पास 300 है, इसके रिस्पेक्ट में जो हमारे पास टर्न्स है वो 600 है, और IC के रिस्पेक्ट में टर्न्स जो है 600 है। अब देखिए, IA को हमने पॉजिटिव लिया है, IB को भी हमने पॉजिटिव लिया है, IC को नेगेटिव लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो करंट कहाँ से एंटर कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो टोटल NI हो जाता है 450 हो जाता है, यहाँ पे 600 इंटू 4 MMF इक्वल टू NI, तो कितना हो जाएगा 2400, यहाँ पे हमारा हो जाता है 1800, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। जब हम इस तीनों का सम करते हैं तो ये हो जाएगा, ये दोनों का आपस में हो जाएगा 600 और ये 450, तो हमारा जो टोटल आ जाता है 1050 एम्पियर्स टर्न। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका जो है ऑप्शन में 4650 भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये डायरेक्शन हमें देखना है। नेक्स्ट हमारे पास है, द इंटरनल इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर कैरिंग साइनोसॉइडल करंट I वैल्यू इज गिवन। देखिए, इंडक्टेंस जो होता है लूप इंडक्टेंस 1/2 इंटू 10⁻⁷ होता है, इसी को हम 0.5 इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर पर यूनिट लेंथ का होता है। ठीक है, वैसे ये चीज, ये कॉन्सेप्ट आपको पावर सिस्टम में मिलेगा पढ़ने के लिए, इलेक्ट्रिकल डिजाइन ऑफ पावर सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मींस लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H अराउंड ए क्लोज पाथ कर रहे हैं तो DL हो जाएगा, इज इक्वल टू टोटल करंट लिंक्ड बाय द काउंटर, तो ये हो जाएगा सम ऑफ करंट I। तो ये होता है हमारा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ठीक है, ये देखिए कैसे डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम में। तो बेसिक इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, काफी इजी होते हैं। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली इसे टैकल कर पाओगे। बाकी एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए मैंने एक कंप्लीट अच्छे से डिटेल लेक्चर भी लिया है, आप आई बटन पे जाकर के देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है, टू कॉइल हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली
आर मैग्नेटिकली कपल द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखिए हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है M इक्वल टू ये होता है K अंडर रूट L1 इंटू L2। K की जो वैल्यू रहती है ये अगर आइसोलेटेड कॉइल रहेगा तो 0 रहेगा और मैक्सिमम अगर 100% लिंक्ड है तो 1 रहेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी कब होगी जब K की वैल्यू 1 रहेगी। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा अंडर रूट L1 इंटू L2 हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक सर्किट। जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो एक चीज ध्यान में रखना कि यहाँ पे 3 स्टेटमेंट सही है और एक गलत है। कभी कभी हमें पहला स्टेटमेंट सही लगता है, हम उसे करेक्ट कर देते हैं जबकि वो गलत है। तो हमें मैग्नेटिक सर्किट के रिस्पेक्ट में कुछ कुछ टर्म्स दिए गए हैं, उसे देखते हैं। सबसे पहले द रिलेक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट डिपेंड ऑन द मटेरियल यूज्ड। जो रिलेक्टेंस होता है एस इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 0 म्यू आर एल अपॉन ए होता है। म्यू आर जो है डिपेंड करता है मटेरियल पे, तो सिंस म्यू आर मटेरियल पे डिपेंड करता है तो एस भी हमारा मटेरियल पे डिपेंड करेगा, तो पहला हमारा ऑप्शन सही है। दूसरा, रिलेक्टेंस इन मैग्नेटिक सर्किट एनालॉगस टू रेजिस्टेंस। हाँ, जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट रहता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में V इक्वल टू आई इंटू आर रहता है, तो मैग्नेटिक सर्किट में हमारा V का एनालॉगस MMF हो जाता है, वो हो जाता है फ्लक्स इंटू रिलेक्टेंस। तो ये दोनों आपस में एनालॉगस है। नेक्स्ट, द रिलेक्टेंस काउज वेस्ट ऑफ एनर्जी। वेस्ट ऑफ एनर्जी क्या होता है जब वो पावर को डिसिपेट करता है, जबकि रिलेक्टेंस का काम क्या होता है, रिलेक्टेंस पावर को डिसिपेट नहीं करता, रिलेक्टेंस फ्लक्स को क्रिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये जो है सिर्फ अमाउंट ऑफ फ्लक्स को करता है कंट्रोल। ठीक है, कोई डिसिपेशन इसमें नहीं होता है। ठीक है, अगर लॉस होता है मैग्नेटिक सर्किट में, अगर मैग्नेटिक सर्किट में लॉस होता है तो वो होता है आयरन लॉस या फिर लीकेज फ्लक्स, तो हमें रिलेक्टेंस को नहीं कंसीडर करते हैं इस चीज के लिए, लॉस के लिए। ठीक है, वो काउज करता है फ्लक्स के प्रोडक्शन के लिए और उसको लिमिट करता है। द फ्लक्स इन मैग्नेटिक सर्किट इज एनालॉगस टू करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। हाँ, यहाँ पे ही हमने देख लिया I और phi आपस में एनालॉगस है, R और S आपस में एनालॉगस है, तो ये भी हमारा करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये हमारा इनकरेक्ट है, तो इसलिए ये रॉन्ग पूछा गया कौन होगा, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट, द लिफ्टिंग पावर ऑफ मैग्नेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। सबसे पहले लिफ्टिंग पावर ऑफ मैग्नेट का फॉर्मूला देखते हैं। जो फोर्स लगता है लिफ्टिंग पावर में वो होता है B² एरिया अपॉन 2 म्यू 0। ए हमारे पास एरिया हो जाता है, म्यू हमारे पास परमिएबिलिटी हो जाता है। ठीक है, बी हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी हो जाता है, तो आप यहां से इजीली बता सकते हो, रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। स्क्वायर ऑफ मैग्नेटिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल पूछा गया तो रेडियस पे तो करता नहीं है, B² इंटू ए पे करता है। स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है परमिएबिलिटी के। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी के। नेक्स्ट हमारे पास है द ससेप्टिबिलिटी ऑफ व्हिच फॉलोइंग मटेरियल इज नेगेटिव। देखिए, ससेप्टिबिलिटी जो होता है K इक्वल टू होता है म्यू आर माइनस 1। अगर हम म्यू आर की वैल्यू निकालें तो ग्रेटर देन 1 रहता है म्यू आर वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 रहता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से। पैरामैग्नेटिक मटेरियल से पैरामैग्नेटिक मटेरियल का स्लाइटली ग्रेटर देन 1 रहता है। ठीक है, और डायमैग्नेटिक मटेरियल की अगर हम बात करें तो म्यू आर स्लाइटली लेस देन 1 रहता है। अगर म्यू आर स्लाइटली लेस देन 1 है तो ये 0.9 है, इसको अगर -1 करो तो -0.1 हो जाएगा। तो हमारा नेगेटिव किसका होगा ससेप्टिबिलिटी, वो होगा डायमैग्नेटिक मटेरियल का। पैरामैग्नेटिक मटेरियल का स्लाइटली लेस देन 1 हो जाएगा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का नियरली ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, डिटरमाइन द इफेक्टिव इंडक्टेंस ऑफ सीरीज कनेक्टेड कपल्ड कॉइल एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे 2 + 6 यहाँ पे क्या होता है L1 + L2, ये आपस में देखिए यहाँ पे इसके आगे वाले टर्मिनल में है, यहाँ पे पीछे वाले टर्मिनल में है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये अपोज कर रहा है तो -2m हो जाएगा। L1 + L2 हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2m2 हो जाएगा, तो हमारा आंसर 6 हेनरी हो जाएगा। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो SI यूनिट होता है वो होता है वेबर, और CGS यूनिट जो होता है वो होता है मैक्सवेल लाइन्स। तो एक वेबर में 10⁸ लाइन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ रिलेक्टेंस। अब यूनिट ऑफ रिलेक्टेंस बहुत सारे होते हैं, हो सकता है उसका आई थिंक पर हेनरी भी होता होगा। अगर आप देखो तो क्या क्या होता है रिलेक्टेंस का, पहला फॉर्मूला होता है L = n²/s, तो S = n²/L हो जाएगा। तो n का यूनिट यूनिटलेस है, L का यूनिट कितना हो जाएगा हमारे पास हेनरी। ठीक है, तो पर हेनरी एक यूनिट हुआ। दूसरा यूनिट हमारा क्या हो सकता है MMF = phi × S, तो S = एम्पियर टर्न पर वेबर या एम्पियर पर वेबर। नेक्स्ट हमारे पास है द टोरॉइड। देखिए टोरॉइड क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड जो है ऐसे एक कॉइल के फॉर्म में रहता है। ठीक है, अगर हम इसी को सर्कुलर साइज में ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा टोरॉइड। ठीक है,
तो एक सोलेनॉइड को जब हम बेंड करते हैं सर्कुलर शेप में, ठीक है, और एंड से एंड उसको ज्वाइन करते हैं तो हमारा टोरॉइड हो जाता है। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो यहाँ पे हमने दे दिया है मोशन जो है राइट हैंड रूल में थंब से होता है, फील्ड जो है हमारा इंडेक्स फिंगर से होता है, मिडिल फिंगर से हमारा करंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इन फिगर शोन बिलो इफ आई डिक्रीज एट रेट बीटा देन फाइंड वीपी माइनस वी क्यू। देखिए जब हमारे पास वी है तो वी इक्वल टू क्या होगा, एल डी आई अपॉन डी टी। तो हमारा जो चेंज इन करंट है वो क्या दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, और ये करंट हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस बीटा। तो हमारा v इक्वल टू एल इंटू माइनस बी, तो माइनस एल बी। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसमें हम कभी कभी ये ऑप्शन को भी टिक मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर ये होगा 100 मैक्सवेल्स इक्वल टू डैश मैग्नेटिक लाइंस। अभी हमने देखे थे जो सीजीएस यूनिट होता है वो क्या होता है हमारा, मैक्सवेल लाइंस। अगर 100 हमारे पास मैक्सवेल लाइंस है तो ऑब्वियसली 100 मैग्नेटिक लाइंस ही होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी। अब देखिए परमिएबिलिटी क्या होता है, एल इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन एस, इसी को मैं लिख सकता हूँ एन स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन म्यू एल अपॉन ए। तो एल को हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर म्यू ए अपॉन एल। तो यहाँ पे हमें पूछा गया परमिएबिलिटी म्यू का यूनिट, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा एल इंटू एल अपॉन ए। तो एल का यूनिट हेनरी, इसका मीटर स्क्वायर, तो हमारा यूनिट हो जाएगा हेनरी पर मीटर, ठीक है। यहाँ से ये कट जाएगा। देखिए इस टाइप के यूनिट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हो सकता है आप ट्राई करो, बेसिक है तो एक दो याद कर लो, नहीं तो इजीली ड्राइव कर लोगे 10 से 15 सेकंड में। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिलेक्टेंस आर ट्रू। देखिए यार रिलेक्टेंस पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस अभी तक के आ चुके हैं, ठीक है। तो रिलेक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, रिलेक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रिलेक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। तो रिलेक्टेंस हमारा क्या होता है, एस इक्वल टू 1 अपॉन म्यू एल अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला का यूज करके हम इजीली ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला है रिलेक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सही है, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। दूसरा रिलेक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, नहीं, एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा रिलेक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, यस, एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन म्यू, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 टू म्यू, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, two coil having self inductance 30 Henry and 40 Henry are connected in series. Opposing connector find total inductance in the series connector if connection if mutual inductance between coil is 0.5 Henry. काफी इजी क्वेश्चन है, प्लीज आप इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोलिनॉइड इज करेक्ट। सबसे पहले सोलिनॉइड क्या होता है, सोलिनॉइड जो है इस वे में बना हुआ रहता है, जो अभी हमने 3-4 मिनट पहले देखे थे। ये सोलिनॉइड जो है हेलिक्स टाइप का स्ट्रक्चर बनाया हुआ रहता है, ठीक है। वायर वोन नंबर ऑफ टर्न्स फॉर्म ऑफ हेलिक्स, तो पहला हमारा करेक्ट है। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स करंट एंड एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी क्या हो जाएगा, म्यू 0 इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स करंट एंड एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। हाँ ये भी हमारा सही है, बी इक्वल टू एच की हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा, एन आई अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है। तो बी इक्वल टू म्यू 0 एन आई अपॉन एल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज 0। हाँ, जो सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है ये 0 रहता है, जो भी रहता है अंदर रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अभी हमने देखे 3 मैग्नेटिक मटेरियल है, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक का काफी ज्यादा रहता है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक का स्लाइटली ग्रेटर देन 1 रहता है, डाईमैग्नेटिक का स्लाइटली लेस देन 1 रहता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारा पैरामैग्नेटिक स्लाइटली ग्रेटर देन 1। The magnetism of magnetic material is retained even after removal of magnet. This show the magnetic material has which of the following property. देखिए हिस्टेरेसिस क्या होता है, BH कर्व जब हम प्लॉट करते हैं उसका क्या रहता है नीचे, H और B के रिस्पेक्ट में कोई मटेरियल है उसमें हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी भी बढ़ते जाता है, एक लिमिट के बाद वो सैचुरेट कर देता है। फिर हम क्या करते हैं, H को 0 करना शुरू करते हैं। H को जब हम 0 करना शुरू करते हैं एक लिमिट के बाद, H जब 0 हो जाता है फिर भी B जो है 0 नहीं होता है, B जो है कुछ ना कुछ रहता ही है, यहां से यहां तक कुछ ना कुछ उसकी मैग्नीट्यूड रहती है, मतलब इवन आफ्टर 0 H, तो B जो है वहां पे परसिस्ट करता है, तो इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। ये जो रिटेंटिविटी है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म में, जिसके चलते हमारा डीसी मशीन में वोल्टेज बिल्डअप होता है जनरेटर में। नेक्स्ट, BH कर्व इज ऑल्सो नोन है, इसी को मैग्नेटाइजेशन कर्व बोलते हैं। वैसे ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्वेश्चन, हिस्टेरेसिस लूप, ठीक है। तो
टू द पॉइंट मैग्नेटाइजेशन कर्व या मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट इंडक्टेंस ऑफ कॉइल दैट इंड्यूस 150 वोल्ट वोल्टेज व्हेन करंट चेंज एट रेट 3 एम्पियर पर सेकेंड। तो हमारे पास L की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी जब हमारे पास V की वैल्यू 150 वोल्ट है, ठीक है, और करंट जो हमारा चेंज हो रहा है di/dt वो हो रहा है 3 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से चेंज। हमें पता है V इक्वल टू L di/dt, ठीक है। तो यहां से हम अगर L करें तो ये हो जाएगा 150/3 इक्वल टू 50 है। नेक्स्ट हमारे पास है ईएमएफ इंड्यूस्ड ओनली व्हेन देयर इज, देखिए फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक है, और इसके बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, ठीक है, आइदर कंडक्टर मूव करेगा या मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगी, तो ईएमएफ हमारा इंड्यूस्ड होगा। तो ईएमएफ दो टाइप से इंड्यूस्ड होगा, एक होगा स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक ईएमएफ कहाँ पे इंड्यूस्ड होगा हमारा ट्रांसफार्मर में, और डायनेमिक कहाँ पे होगा हमारा जनरेटर में, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है ईएमएफ इंड्यूस्ड ओनली व्हेन मूविंग कंडक्टर लिंक विथ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मूविंग कंडक्टर लिंक विथ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ कॉइल चार्ज, ये तो नहीं होगा, तीसरा आइदर मैग्नेटिक फील्ड लिंकिंग विथ कॉइल चेंज और मूविंग कॉइल लिंक विद द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, तीसरा स्टेशनरी कंडक्टर लिंक विथ स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फर्स्ट और थर्ड में थोड़ा सा ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। मूविंग कंडक्टर लिंक कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और यहाँ पे है आइदर मैग्नेटिक फील्ड या मूविंग कंडक्टर, दोनों में से एक लिंक कर रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है, अगर हम फर्स्ट एंड थर्ड दोनों के स्टेटमेंट को करें तो। थोड़ा सा एम्बिगुअस हो जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है, कभी कभी आते हैं तो कोई ज्यादा इसको टेंशन नहीं लेना। नेक्स्ट, a coil has 200 turns, find the induced EMF in it if flux change from 1 milliweber to 2 milliweber। तो हमारे पास यहाँ पे n इक्वल टू 200 दिया हुआ है, फ्लक्स जो हमारा चेंज हो रहा है d जो हो रहा है हमारा 2 to 1 इक्वल टू 1 मिलीवेबर हो रहा है हमारा d, और dt जो है इस ड्यूरेशन में जो टाइम है 0.1 सेकेंड है, तो v इक्वल टू हमारा होता है n d/dt 200, d हमारे पास कितना आया 1 मिलीवेबर, तो इनको मैं 10⁻³ लिख सकता हूँ इंटू 0.1। इसे जब अपन सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 2000 इंटू 1/2 वोल्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पैरामीटर ऑफ काउज ऑफ इफेक्ट इन रिस्पेक्टिवली, ठीक है, काउज लेंज लॉ क्या कहता है, जो इफेक्ट के चलते जो भी चीजें हुई है ये काउज इसी को अपोजिट करेगा, ठीक है। आप देख सकते हो लेक्चर में मैंने आई बटन पे दे दिया है, एक बार क्लिक करके जरूर देखिएगा, ठीक है। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग मोशन ऑफ कंडक्टर नहीं, ये भी गलत है, मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशन ऑफ कंडक्टर ये भी नहीं होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड चेंज इन फ्लक्स नहीं होता है, चेंज ऑफ फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, ये वाला हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारे पास है इन डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ द स्टेशनरी पार्ट एंड रोटेटिंग पार्ट। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में स्टेशनरी पार्ट हमारा क्या रहेगा, ये हमारे पास आर्मेचर है, डीसी मशीन को देखो, ये हमारा हो जाएगा आर्मेचर कंडक्टर, और फील्ड रहता है हमारा स्टेशनरी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर इज ट्रिपल देन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन देम। अब देखिए इसको हम किस तरीके से करते हैं, जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है I1 I2/d²। बोला गया है कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल कंडक्टर 3 टाइम्स हो गया, मींस कि हमारा जो है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल कंडक्टर आर ट्रिपल देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, सॉरी अपॉन d होता है, नॉट d² होता है, ठीक है, अपोलाइज फॉर दिस। तो अगर ये 3 टाइम्स हो गया है d, तो f जो है 3 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हिस्टेरेसिस लॉस डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है PHC से हम डिनोट करते हैं, ये होता है n b⁻1.6 f इंटू v, ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम, ये फ्रीक्वेंसी, b हो जाता है हमारा फ्लक्स, n जो है हमारा ये हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ हिस्टेरेसिस। तो स्क्वायर ऑफ पहला भी आंसर नहीं होगा, दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ थिकनेस नहीं होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम रहता है, स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी नहीं, ये 1.6 रहता है, तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इंडक्टेंस दिया हुआ है सीरीज में और इसके साथ कुछ ना कुछ कपलिंग इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो इसे सॉल्व करना है। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा L1 + L2 + L3 + 2m1 2m2 + 2m3। अब हमें देखना है m की पोलैरिटी क्या होने वाली है। मैं इसे m1 ले लेता हूँ, कंसीडर कर लेता हूँ, इसे मैं m2 कंसीडर कर लेता हूँ, इसे मैं m3 कंसीडर कर लेता हूँ। m1 की अगर आप देखोगे तो m1 की पोलैरिटी पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों का जो एंड है
सेम डायरेक्शन में है, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जा रहा है। दूसरा अगर मैं देखूं तो ये और ये, इसकी जो पोलैरिटी है यहाँ से एंटर कर रही है, ठीक है, और आउट यहाँ से कर रही थी, ये नेगेटिव पोलैरिटी है। सिमिलरली M3 की भी हमारी नेगेटिव पोलैरिटी है। तो L1 प्लस L2 प्लस L3 हमारा हो जाता है 8 प्लस 4। 2M1 हमारे पास 8 हो जाएगा, M2 हमारे पास 16 हो जाएगा और M3 हमारे पास 20 हो जाएगा। इसे जब आप सॉल्व करते हो तो इसको हम कैसे करते हैं, इसको भी मैं 48 माइनस 28, तो हमारा आंसर आ जाता है 20 हेनरी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ सर्कुलर कंडक्टर कैरी करंट ऑफ I एम्पियर हैविंग रेडियस R मीटर देन द मैग्नेटाइजिंग फोर्स एट द सेंटर। तो हमारे पास एक सर्कल है, यहां से करंट I फ्लो हो रहा है, इसकी रेडियस जो है R है, तो यहाँ पे कितना मैग्नेटाइजिंग फोर्स बनेगा। यहाँ पे अगर हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, H इक्वल टू होगा I अपॉन 2R फॉर सर्कल, ठीक है। अगर आपको इसका डिटेल में जानना है तो हमने एक वीडियो बनाई है बायो-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन के ऊपर, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के इसे देख सकते हो। नेक्स्ट, a long straight wire carry current I equal to 10 ampere at what distance magnetic field H equal to 1 ampere per meter, ठीक है। एक हमारे पास ये लॉन्ग वायर है, ठीक है, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 10 एम्पियर, ठीक है। और कोई भी एक पॉइंट पे मैं यहाँ पे डिस्टेंस ले लेता हूँ, यहाँ से डी डिस्टेंस में ले लेता हूँ। ये डी डिस्टेंस पे जो H की वैल्यू है हमारे पास वो है 1 एम्पियर पर मीटर। तो फाइंड D। तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर H इक्वल टू होता है I अपॉन 2 पाई D। H हमारे पास 1 दिया है, I हमारे पास 10 दिया है, 2 पाई इंटू D हो जाएगा। तो D इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10 अपॉन 2 पाई मीटर। Combined inductance of two coil connected in series is 0.6 Henry and 0.1 Henry, depending on relative direction of current in the coils. If one of the coil when isolated has a self inductance 0.2 Henry, then calculate mutual inductance. तो यहाँ पे क्या दिया गया है, हमारे पास coil है, इसके इंडक्टेंस L1 है, यहाँ पे L2 है और इसके बीच में M है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो दिया गया है इसकी वैल्यू जो है 0.6 हेनरी भी हो जा रहा है और 0.1 हेनरी भी हो जा रहा है। 0.6 हेनरी कब होगा, जब ये एडिटिव पोलैरिटी में होगा। 0.1 हेनरी कब होगा, जब ये सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एडिटिव पोलैरिटी में इंक्रीज होता है। अब जो दिया हुआ है हमारे पास पहला केस L1 प्लस L2 प्लस 2M की वैल्यू हमारे पास एडिटिव पोलैरिटी में आ जाएगी 0.6। दूसरे केस में L1 प्लस L2 माइनस 2M की जो वैल्यू है ये हमारे पास 0.1 हो जाएगी। अब मैं ये दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। L1 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4M इक्वल टू हमारे पास 0.1 होगा। तो M की जो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 0.1 अपॉन 4 हो जाएगी। इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 0.5 हो जाएगा, ये 0.5 अपॉन 4 हो जाएगा। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 125, ठीक है, 0.125 हमारा ये हेनरी आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी था। नेक्स्ट, 4 रिलेशन हैज बीन गिवन, सेलेक्ट द करेक्ट वंस। तो एमएमएफ का रिलेशन हमें निकालना है क्या क्या होता है। तो एमएमएफ इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस होता है। इसी को मैं फ्लक्स अपॉन परमियंस भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हमारा पहला ही सही हो जाएगा, फ्लक्स अपॉन रिलक्टेंस गलत है, फ्लक्स इक्वल टू एमएमएफ अपॉन परमियंस भी गलत है, फ्लक्स इक्वल टू एमएमएफ इनटू परमियंस हो जाता है, फ्लक्स इक्वल टू एमएमएफ अपॉन परमियंस एंड फ्लक्स इक्वल टू एमएमएफ इनटू परमियंस हो जा रहा है, दोनों तो सेम ही है। एमएमएफ इक्वल टू फ्लक्स अपॉन रिलक्टेंस होता है, नहीं, फ्लक्स मल्टीप्लाई रिलक्टेंस होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर 1 ही है। नेक्स्ट, अ सीरीज मैग्नेटिक सर्किट है। अब सीरीज मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, सेम करंट जैसे सीरीज इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होता है, सिमिलरली सेम जो फ्लक्स है सीरीज मैग्नेटिक सर्किट में भी फ्लो होगा, ठीक है। जो फ्लक्स यहाँ पे रहेगा वही फ्लक्स यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। सिंगल पाथ रहेगा, सिंगल पाथ, सेम फ्लक्स, ठीक है, सेम फ्लक्स सिंगल पाथ, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला, टोटल रिलक्टेंस ऑफ सीरीज सर्किट इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रिलक्टेंस इन डिफरेंट पाथ। नहीं होगा, ये सम ऑफ रिलक्टेंस होगा। अगर यहाँ पे एयर गैप हो जाता तो यहाँ का रिलक्टेंस प्लस यहाँ का रिलक्टेंस प्लस यहाँ का रिलक्टेंस, ठीक है। एक ही पाथ रहता है, ये गलत है। डिफरेंट मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, सेम फ्लक्स होता है, सेम मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगर हमारा यहाँ पे रहता सम रहता तो ये भी आंसर हमारा करेक्ट हो सकता था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट एन एक्सप्रेशन टू फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस पहला देखते हैं, L इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन एस, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसी को हम क्या लिखते हैं, L इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू 0 म्यू आर ए अपॉन एल, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए V इक्वल टू एन डी फाई
बाय डी टी। ऑल्सो वी इक्वल टू क्या होता है, एल डी आई अपॉन डी टी। तो मैं लिख सकता हूँ एन फाई इक्वल टू एल आई, तो एल इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। तो अभी ये दोनों में से एक करेक्ट हो सकता है और एक इनकरेक्ट हो सकता है, तो ये हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे पूछा गया है नोट एन एक्सप्रेशन, तो ये वाला एक्सप्रेशन नहीं है, बाकी तीनों एक्सप्रेशन है। फिर एक एनालॉजी का क्वेश्चन आया, परमियंस इज एनालॉगस टू। परमियंस क्या करता है, फ्लक्स। परमियंस क्या करता है, फ्लक्स को सेटअप करता है, हेल्प करता है। तो ये सिमिलर होता है कंडक्टेंस के, ठीक है। इसका अपोजिट, कंडक्टेंस का अपोजिट क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस। तो परमियंस का अपोजिट क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट है द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर लाइंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। देखिए पैरेलल में है या परपेंडिकुलर में है, यहाँ पे क्या है, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे हमारा आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर रहता तो 90 डिग्री पे रहता तो BIL होता, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। टू कॉइल आर सेड टू बी मैग्नेटिकली आइसोलेटेड, प्रोवाइड कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कॉइल क्या होता है, कॉइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस कब होता है, जब दोनों आपस में कपल्ड रहते हैं, तो K इंटू L1 इंटू L2 होता है। अगर कपल्ड है ही नहीं तो K की वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब आइसोलेटेड कॉइल है, तो वहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। नेक्स्ट, द लीकेज कोएफिशिएंट ऑफ मैग्नेटिक सर्किट इज डिनोटेड बाय, लीकेज कोएफिशिएंट क्या होता है, लैम्डा होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू 1.15 टू 1.25 होती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई थिंक टोटल फ्लक्स अपॉन यूजफुल फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स अपॉन यूजफुल फ्लक्स होता है इसका फॉर्मूला, एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है द वर्क डन ऑन और बाय एन यूनिट एन पोल इन मूविंग वंस अराउंड ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू, वर्क डन ऑन और बाय एन यूनिट पोल, यूनिट एन पोल इज मूविंग वंस अराउंड द क्लोज पाथ। ये तो हमारा होता है MMF होता है। MMF क्या होता है, वर्क डन ही होता है, ये होता है MMF हमारे पास फाई इंटू एस या NI। तो इसे हम देख लेते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी नहीं होगा, प्रोडक्ट ऑफ फ्लक्स, नंबर ऑफ टर्न्स, ये भी नहीं होगा, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स, यस ये होगा, रिलक्टेंस नहीं होगा। नेक्स्ट है फ्लक्स डेंसिटी को किससे डिनोट किया जाता है, B से। इसका यूनिट क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम टेस्ला भी कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। K इक्वल टू होता है μr माइनस 1, ठीक है। जब K की यूनिट, ये अगर यूनिट लेस हो, ये भी अगर यूनिट लेस हो, अगर ये यूनिट लेस नहीं होगा तो हमारा हो जाएगा K अपॉन μ0 इक्वल टू μr माइनस 1। तो μr की जो वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस K अपॉन μ0। ये जो क्वेश्चन है एम्बिगियस क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे इसको हटा दिया हुआ है SSC ने, अगर K आइडियली यूनिटलेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्वांटिफाई इन टर्म्स ऑफ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, H की यूनिट क्या होती है, H की यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे एम्पियर मीटर है, नहीं होगा, वेबर भी नहीं होता है। अब हम देख लेते हैं न्यूटन मीटर होगा या न्यूटन पर वेबर होगा, इससे हमें थोड़ा सा डिराइव करना होगा। चलिए हम डिराइव कर लेते हैं। F इक्वल टू हमारे पास होता है BIL होता है, इसी को हम लिख सकते हैं म्यू HIL। तो H हमारे पास आ जाएगा F अपॉन म्यू, हमें इसे ड्राइव करना है I इंटू L। तो F का यूनिट हमारे पास हो जाएगा न्यूटन, ये हो जाएगा हेनरी पर मीटर, I की हमारा एम्पियर, ठीक है, L का हमारे पास मीटर। तो हमारा H का जो यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर हेनरी। अब एम्पियर हेनरी किसका यूनिट होता है हमें पता है, एम्पियर हेनरी जो L ये होता है हमारे पास, इंडक्टेंस होता है। इंडक्टेंस हमारे पास क्या होता है, फ्लक्स पर यूनिट करंट। तो फ्लक्स की यूनिट हमारे पास LI हो जाएगा, L हो जाएगा हेनरी और एम्पियर। तो फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर हेनरी। तो मैं यहाँ पे न्यूटन पर फ्लक्स लिख सकता हूँ, इसी को मैं न्यूटन पर वेबर भी लिख सकता हूँ। तो इस टाइप के बेसिक डेरिवेशन पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, यूनिट को याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम लॉन्ग स्ट्रेट सर्कुलर कंडक्टर कैरिंग करंट ऑफ 250 एम्पियर एंड प्लेस्ड इन एयर। तो फ्लक्स डेंसिटी हमें लगाना है, लॉन्ग स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है, हमें पता है लॉन्ग स्ट्रेट लाइन कंडक्टर के लिए क्या होता है फ्लक्स डेंसिटी, B इक्वल टू μ0 I अपॉन 2 पाई r। μ0 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 हो जाएगा। I की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, I की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 250 अपॉन 2 पाई इंटू r हमारे पास कितना दिया 5 सेंटीमीटर। इसको मैं मीटर में कर लूँगा, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ये 10 टू द पावर माइनस 5 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 100
इंटू -5, ये हो जाता है 10⁻³ टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। आपको अगर बेसिक फॉर्मूले याद है तो आप इजीली ये सब क्वेश्चंस को कर सकते हो। बेसिकली सर्कुलर सोलिनॉइड या लॉन्ग स्ट्रेट लाइन पे पूछे जाते हैं, इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी क्या होता है, अभी हमने देखे एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी को 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, ये होता है हमारा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर, ये यूनिट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो बी इक्वल टू μ0 μr इंटू एच, इसी को μ0 इंटू μr इक्वल टू म्यू होता है, तो b इक्वल टू μh। नेक्स्ट हमारे पास है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। काफी आई थिंक 1 या 2 ही बार ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं SSC के एग्जाम में। 2 coupled coil with L1 0.5 Henry and L2 4 Henry have a coefficient of coupling 0.8. Find maximum value of induced EMF in coil 2 if current of I1 is 20 sin 314 t ampere is passed in coil 1। तो इसको कैसे करते हैं, हमारे पास एक मैग्नेटिक कपल सर्किट है, ये हमारा कॉइल 1 है, तो यहाँ से I1 फ्लो हो रहा है, I1 की वैल्यू हमारे पास है 20 sin 314 t, ठीक है। इसके बीच में कुछ ना कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, इसकी वैल्यू हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग 0.8 दी हुई है, ठीक है। L1 ये 0.5 हेनरी है, L2 जो है हमारे पास वो दिया हुआ है 4 हेनरी। तो हमारे पास जो M हो जाएगा वो हो जाएगा K अंडर रूट L1 इंटू L2, ठीक है। K की अगर मैं वैल्यू करूँ तो 0.8 L1 इंटू L2 हो जाएगा 4 इंटू 0.5, तो 0.8 टाइम्स √2, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा M की वैल्यू। अब हमें V2 निकालना है जब I1 करंट V1 से फ्लो हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर एक्शन है, तो V2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा M d ऑफ I1 अपॉन dt। I1 हमारे पास 20 sin 314 है, तो di1 अपॉन dt हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 20 sin का 20 का 20 sin 314 का cos 314 और 314 का 314 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करके 0.8 √2 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 314 मल्टीप्लाई बाय cos 314t करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो इसकी वैल्यू मैं 1 कंसीडर कर लूंगा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर कितना होता है वो हम देख लेते हैं। चलिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व हम कैसे करें, जबकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहता है, इसको इजीली ट्रिक से देखते हैं। हमें जो यहाँ पे निकालना है वैल्यू, वो निकालना है बस इसकी। हमारे पास, मैं एक बार पेन ले लेता हूँ, 0.8 इंटू √2 मल्टीप्लाई बाय 20 इंटू 314। अब देखिए 0.8 को मैं 0.8 कर लेता हूँ, मैं ऑप्शन देखता हूँ, काफ़ी डिफरेंट वेरिएशन है ऑप्शन में। 0.8 को 0.18 कर लेता हूँ, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 होती है, तो मैं इसे 1.5 कर लेता हूँ कंसीडर, इसको मैं 20 कर लेता हूँ, 314 को मैं 300 ही कर लेता हूँ कंसीडर। अप्रोक्सीमेट हमारा आ जाएगा कुछ ना कुछ वैल्यू। इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जा रहा है हमारे पास 6000। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा हो जा रहा है 1.5 इंटू 1.8, तो अगर हम इसे करेंगे 12 आ जा रहा है, ठीक है, 1.2 आ जा रहा है, तो 6000 इंटू 1.2 करेंगे तो ये हो जाएगा 7200। तो हमें देखना है 7200 के आसपास में कोई ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन 77.1 होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो अगर ऑप्शन में इतने सारे वेरिएशन हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ कंडक्टर विथ लेंथ L which move distance dx in time dt if the component of distance move at right angle to the field intensity B is dx sin थीटा, ठीक है। हमें B इक्वल टू क्या होता है, सॉरी F इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, B I L sin थीटा, या B L V भी होता है sin थीटा। तो हमें जो है B की वैल्यू दी हुई, L की वैल्यू दी है, वेलोसिटी नहीं दी है। वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, वेलोसिटी हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसे हम करेंगे तो B हो जाएगा, L का L ही रहेगा, dl बाय dt हमारा V हो जाएगा, तो dx बाय dt हम कर लेंगे, ठीक है। लेंथ dx बाय dt हो गया इंटू साइन थीटा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है, whenever two parallel conductor carry current in them the force between the conductor is। देखिए जब भी 2 कंडक्टर रहता है, यहाँ से करंट I1 फ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट I2 फ्लो हो रहा है, और इसके बीच का डिस्टेंस D है,
तो जो हमारा फोर्स होता है वो होता है I1 इंटू I2 अपॉन डी, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ सेक्शन ऑफ कंसिडर्ड एट डिस्टेंस, तो ये गलत हो जाएगा। प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ सेक्शन, ये फोर्स पर मीटर होता है तो इसको हम लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फोर्स निकल जाएगा I1 I2 L, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो ये भी सही है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें सही हो रहा है। तीसरा देख लेते हैं, प्रोपोर्शनल टू करंट इन टू कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये गलत हो जाएगा, लेंथ का नहीं होता है, लेंथ का प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट इन टू कंडक्टर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, डिपेंडेंट रहता है डिस्टेंस पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट डिस्टेंस आर ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन कंडक्टर। लॉन्ग स्ट्रेट लाइन कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हमारे पास लॉन्ग स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है, यहाँ से करंट I फ्लो हो रहा है, तो डिस्टेंस आर ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग करंट I, तो हमारे पास B होता है μ0 I अपॉन 2πr, ठीक है। तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अ सोलेनॉइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सर्कुलर कंडक्टर प्लेस्ड इन एयर कैरिंग करंट 250 एम्पियर, फाइंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स। फिर से लॉन्ग स्ट्रेट लाइन का पूछा गया है, L इक्वल टू NI अपॉन 2πr, या फिर I अपॉन 2πr भी हम इसे लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास I 250 है, ठीक है, 2π की वैल्यू 2π लिख देते हैं। R जो हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर, इसको मैं 5 इंटू 10⁻⁻2 करूँगा। इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 50 25, तो 25 इसको मैं ऊपर लेके चले जाता हूँ इंटू 100 अपॉन पाई, तो 2500 अपॉन पाई एम्पियर पर मीटर, या न्यूटन पर वेबर भी हम इसे कहते हैं, जो लास्ट में देखा था हमने। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है।